पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 2000 को पहले दी गई थी, उसकी रेट्स का इशू था, वो आज काबीना ने मंजूर कर दिया है। और खैरपुर स्पेशल कंपनी है और उसको हैंड ओवर कर दी गई। पहले ये कमिश्नर कराची के पास थी, कमिश्नर खैरपुर के पास थी। तो उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पर भी फैसला हुआ नहीं है, ये आगे की कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगा, जिस पर आज की बड़ा शोर मचा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उस पर। ये बात मैंने कल भी कही थी, कल मैं परसों भी कही, लेकिन अभी जो सिंध असेंबली में हालिया पिछले सेशन में अमेंडमेंट्स हुई थी वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर लागू हुई और गवर्नमेंट ने उनको जो डिलिमिटेशन के हवाले से कानून है, जो शिके हैं, उसमें तरमीम करके दिया है, वरना वो जो 2013 का पुराना कानून था उसके मुताबिक डिलिमिटेशन का आगाज कर दिया। इसलिए हमें ये जल्दी थी कि डिलिमिटेशन के हवाले से जो सेक्शन है उसके अंदर हम तरामीम करें और असेंबली ने कर ली। इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन बहरहाल उसको इलेक्शन में कामयाब होना पड़ेगा मेयर बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए। एक ये था कि जो बल्दिया के पास डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल है, कुछ बड़े स्कूल हैं जिनकी तादाद कम है और बल्दिया के पास जो वसाइल है वो वसाइल के सामने रखे तो एक और कर ले, इस तरह बेहतर उसको करके चला रहे हैं। ऐसे अगर आप ये कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास इख्तियार होने चाहिए, उनका वो वाटर बोर्ड होना चाहिए, उनका वो सॉल्ट मैनेजमेंट बोर्ड होना चाहिए, उन कवानीन को जो है वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वाटर बोर्ड में मेयर का कोई रोल रखना है, टाउन चेयरमैन का कोई रोल रखना है, तो हमें वाटर बोर्ड के एक्ट में तरमीम करना है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में कोई रखना है रोल, तो हमें उसके कानून में तरमीम करनी है। और सिमिलरली अगर बिल्डिंग कंट्रोल में कोई रखना है तो हमें उसके कानून में तरमीम करनी है। तो उन तमाम कवानीन के हवाले से इस पर बात हुई और अगली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसके अंदर मजीद तफसील के साथ इस पर बात होगी और कोई फैसले होंगे। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ हुकूमत नेक नीयत इसी चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको मजीद एम्पावर किया जाए, उनको इख्तियार दिए जाए ताकि वो बेहतर अंदाज से लोगों की खिदमत कर सकें। जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे मकान बने हुए हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए कमीशन कायम करने के कानून के जरिए कमीशन बनाने की बात की गई जो गवर्नर साहब को भेज दिया गया है और वो आपके लिए है। उस पर बात की मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर अजरा साहिबा से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आज इशू था जो सिंध काबीना ने उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला किया है और डॉक्टर अजरा साहिबा उस फैसले से आपका बस यही कहना है कि हम पहले भी पीएमसी एक्ट जो हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने सदर किया प्रोविंसेस के ऊपर, बगैर उनकी समझते थे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब एजुकेशन डिवॉल्व हो गया है सूबों के पास, तो उसमें जो एडमिशन्स की पॉलिसी है वो तय करनी है सूबों को। और एडमिशन की पॉलिसी में जो है फेडरल गवर्नमेंट दखल-अंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने अपने पीएमसी एक्ट में डाल दिया कि वो एक नेशनल टेस्ट करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की एंट्री के लिए और डेंटल यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेजेस की एंट्री के लिए। और फिर कैबिनेट के पास ले गए कि क्योंकि एक चीज़ एक्ट में नहीं है और सूबों का अख्तियार है, तो हमने ये उसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ्यूचर का जो करियर है उसकी वजह से, और हमारे सिंध के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अगर हम दाखिला नहीं दे पाएंगे बच्चों को, इशू कैबिनेट में, और कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे और वेटेज जो है उसका हम तय करेंगे कि किस तरीके से हम वेटेज दें, क्योंकि पीएमसी के एक्ट में जो है 50% वेटेज दिया और बाकी 50% जो है वो इंटरमीडिएट के लिए रखा गया। लेकिन हम इस वेटेज को भी देखेंगे और बहरहाल ये जो है पीएमसी की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको कैबिनेट ने रद्द किया है और 50% मार्क्स अभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए 50% और उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के हम उन्हें दाखिला देंगे। जी क्या पूरा सही में
यानी इस रेगुलराइजेशन की बात करेंगे या फिर कराची में? नहीं, ये पूरे सूबे के लिए है और इसमें कोई सिर्फ ये नहीं है कि जो ऐसी जगहों पर, ऐसी बिल्डिंग्स में, ऐसी जमीनों पर रहते हैं जो किसी न किसी कानून की जद में आते हैं और ये इम्कान है कि उनके घर जो है वो तोड़े जा, बिल्कुल ब्लाइंड किस्म का कमीशन नहीं होगा, कानून नहीं होगा कि आप बन करके जिसको चाहे रिवाइज कर दें। कमीशन बनाया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के जज की सरबराही करेंगे हर केस में कि इसकी रेगुलेशन किस तरह से होनी चाहिए। आपने जिस ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जा रहा है, कुछ एस्टिमेट गवर्नमेंट ने किया है कि कितने अरबों रुपए की सरकारी जमीन या कितनी एकड़ सरकारी जमीन होगी जिस पर इस वक्त जो गैर कानूनी तौर पर लोगों ने जगहें बना ली और उसकी मालियत क्या होगी? क्या सिर्फ इस तरह रेगुलराइजेशन के लिए हमने एक तरीकेकार से उनको रेगुलेट करने के लिए कोई जुर्माना भी आयद करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनको रेगुलेट किया जाएगा? अभी के लोग मुझसे रुजू करेंगे कि जी मैं इस इमारत में, इस घर में, इस जमीन पर रहता हूँ और जो भी तरीके का वो सारा कुछ बनाए, सब कुछ करेंगे जैसे गवर्नर साहब में नोटिस दे देते हैं तो फौरन ये तो कानून की सूरत आ जाएगा। उसके बाद ही कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो सब काम शुरू करेगा। देखिए अभी बैठ के हमने नहीं तय किया कि कौन सी बिल्डिंग इस आगे कौन सी रहेगी, लोग खुद रुजू करेंगे, कमीशन से दरख्वास्त देंगे, फिर उस दरख्वास्त की रोशनी में कमीशन फैसला करेगा कि इनके साथ उस पौधे का जो है उसका दुष्पामल हो जाए। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से ज़ायद, उन्होंने तादाद नहीं बताई, 6000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब पीटीआई के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सुबह सिंध में हराम कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी फ्लैट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलाइज किया, 18 अरब रुपये जुर्माना किया। बनी गाला जो पाकिस्तान के शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो 22 करोड़ में जितने बड़े घर में रहता हो, बाहर आदमी भी इतने बड़े घर में रहते हैं, वो वायलेशन में बना था, इलीगल था, उसका 22 लाख रुपये जुर्माना भरा वज़ीर आज़म ने और उसके बाद उन्होंने उसको रेगुलाइज करा दिया। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले इसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए कि इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, नस्ल वाला भी बाहर खड़े होते हैं, गुजर नाले के पास खड़े होकर हंगाइयाँ करते हैं, उनको देखना चाहिए कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के खिलाफ हो जाओ, लेकिन असेंबली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि इनके घरों को बचाया जाए तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सुबह सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचाने, चाहे एमक्यू हो चाहे पीटीआई हो, ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आए। इनका मसला ये नहीं कि लोगों के मसले हल। तो ये अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो बहुत अफसोस की बात है। मैं गुजारिश इनसे करूँगा कि पंजाब का जो ऑर्डिनेंस आया है मैं भेज दूँगा, आपको आप पहुँचा दीजिए, हमको पढ़ लें कि उसके अंदर क्या है। और अगर सुबह सिंध की हुकूमत अपने सूबे में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रही है कि उनके सरों पर जो छतें हैं वो महफूज रहें, वो दरबदर ना हो, तो इसको बजाय इसके कि अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो कम अज़ कम इस पर तनकीद नहीं करते। जमीनी हक़ाइक़ मजबूरी लोगों को बिठाते हैं, उसके बाद जो है वो कोई स्टे लेके और वो कब्जा पक्का जमाते हैं। खासतौर पे कराची शहर में तो ये मसला सबसे ज़्यादा जो है वो ये तरीका इस्तेमाल किया गया। तो आप किस तरह तफरीक करेंगे, किस तरह तस्दीक करेंगे? एक मुतालबा आज अपोजिशन लीडर की तरफ से भी किया गया कि ऑन ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को क्यों नहीं मुकर्रर किया जाता, क्योंकि रिटायर्ड जो बंदा होता है वो तो ज़ाहिर फारिग ही होता है, उसको तो आप बिठा दें, कोई भी काम करवा लें, किसी भी चीज़ पे सिग्नेचर करवा लें, 600 लीटर पेट्रोल दे दें, कुछ और दे दें, तो ये तरह आप क्यों मतलब रिटायर्ड पे क्यों जोर दे रहे हैं, ऑन ड्यूटी क्यों नहीं? हाँ ये कहा रिटायर्ड नहीं बल्कि ऑन ड्यूटी हो। मुझसे सवाल करें ना, देखिए ये जितने इस किस्म के कमीशन बनते हैं जो हुकूमतें बनाती हैं उस पर रिटायर्ड जजेस को ही रखा जाता है। अगर तो पंजाब में रिटायर्ड जज हलाल है तो सिंध में रिटायर्ड जज हराम कैसे हो सकता है? ये दौरे मयार है ना। तो पहले तो वहाँ जाके जवाब दे, हुकूमत इनके हाथ में, कानून इनके हाथ में, इन्होंने खुद बनाया। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए जब ये इतना तबादला नहीं था कि जो एंटी एम्प्लॉयमेंट राइट्स का, उससे पहले भी ऐसे कवानीन मौजूद थे। जब
कच्ची आबादियों को रेगुलाइज किया जाता था। उस वक्त की हुकूमतों ने, हमारी हुकूमत ने उससे पहले भी जिया के दौर में भी होता रहा, उससे पहले भी होता रहा। तो जब वो रेगुलेशन करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज बनाते हैं। मुझे याद है कि एक मतलब कोई कानून बना के 1987 से पहले की जो आबादियां हैं वो रेगुलर होंगी, और ये 20-25 साल का अरसा था जब वो लोग आबाद थे, उनके घर बन गए थे, वो हुए। फिर उसके बाद इस अरसे को गालिबन 87 से 4-5-6 साल बढ़ा दिया गया कि 92 तक कराने तक जो होंगे उनको किया जाएगा। तो ये वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि कल या परसों या साल पहले किसी ने कब्जा किया है तो आप उसको रिवाइज कर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले तो इख्तियार कच्ची आबादियों का रिवाइज करने का हुकूमत के पास था ना, अब तो हुकूमत के पास नहीं है, अब तो कमीशन बना है और वो कमीशन ये फैसला करेगा कि हाँ जी ये आबादी जो है इसको रिवाइज होना चाहिए, ये जो इसको नहीं होना चाहिए। बाकी मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो कब्जा करवाते हैं लोग उनको सजा मिलनी चाहिए। वो मकाना गरीबों को, लोगों को, आम लोगों को बेच के चले जाते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो उनमें आके रहते हैं हम उनको सजा देने में खुद मैं समझती हूँ थोड़ा सा फर्क महसूस करने की जरूरत है। हम इस बात के बिल्कुल हक में हैं कि जिनकी वजह से ये चीजें होती हैं, मुस्तफा कमाल ने की है ना, आप पूछे उससे, भाई एमक्यू ने की है, आप पूछे उससे, अगर मैंने किया तो मुझे पूछे। अब वो हजारों लोग आबाद हो गए, हम मुझसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, मुस्तफा कमाल से कोई पूछ नहीं रहा है, एमक्यू से कोई पूछ नहीं रहा है, और हम तोड़े चले उन लोगों के घरों को जगह कुछ कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। आप जरा ये बताएगा कि लेकिन जेल में से हुकूमत फैसला करिए कि जो चोर है वही फैसला कर रहा है। और मैं फैसले की बातों का जवाब देता नहीं। आइन में तरीकेकार मौजूद है, ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, आइन में तरीकेकार मौजूद है, कानून कैसे बनता है। जिस तरह वफाकी हुकूमत ने चोरी से 33 कवानीन जो है आपके ज्वाइंट सेशन में पास करवाए, पता नहीं आधे घंटे में करवाएगा, उसको पढ़ने बैठे तो 4 घंटे लगेंगे आपको, 4-5 घंटे लग जाएंगे पढ़ने में, तो पता नहीं 2-2.5 घंटे में सारे पास हो गए। ये जिस एमडी कैट के कानून का आज हम रोना रो रहे हैं, जिसका नुकसान पूरे पाकिस्तान के बच्चों को हुआ है, ये कानून भी कौमी असेंबली ने और सेनेट ने अलग अलग पास नहीं किया, ये भी ज्वाइंट सेशन में ले जाकर जबरदस्ती पास करवाया उन्होंने। अगर तो ये तरीका हमको अच्छा लगता है तो इन्हीं को मुबारक हो। ऑर्डिनेंस तो हम बहुत सिंध हुकूमत कितने ऑर्डिनेंस चाहिए, हम तो हर चीज असेंबली में लेकर आते हैं। अब अगर असेंबली नहीं है और इस वक्त जरूरत है इस बात की कि गरीबों के जो घर टूट रहे हैं उनको बचाया जाए, तो हमने एक ऑर्डिनेंस आवाम के मफाद में जारी करवाया है, हमने अपने मफाद में नहीं करवाया। बाकी ये जिसको चोर कहते हैं वो कितना जो आपको पता है, जो वाकया कल हुए थे बड़े अफसोसनाक थे, एक वकील साहब का कत्ल हुआ, इन पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ही बड़ी तफसील से जो है वो बात की थी, पुलिस से भी बात की, मीटिंग्स भी की, और ये टास्क भी दिया पुलिस को कि फौरी तौर पर कातिल को पकड़ा जाए और उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। लेकिन अभी तो देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो डीआईजी के हत्या की वजह से वाकया हो गया होगा, लेकिन फर्क पड़ता है कराची के 3 डीआईजी में से 2 चले गए। इसी तरह बाकी मुख्तलिफ जो महकमों के डीआईजी लगे हुए थे चले गए। 22 में से 12 डीआईजी आप ट्रांसफर कर देंगे अचानक से, जिन्होंने बहुत सारी जिंदगी कराची में सर्व किया है, जिनके में सर्व किया है, जिनका एक्सपीरियंस है सुबह से काम करने का, तो बहरहाल पुलिसिंग के सिस्टम पे फर्क पड़ता है, पड़ेगा। तो ये वफाकी हुकूमत जो है अगर ये लोगों की ख्वाहिशात पर और पर्चियों पर इस तरह का वजन करेगी और सूबे के लोगों को उन नालायक नाअहल जो अपोजिशन के मेंबर हैं उनकी ख्वाहिशात पर छोड़ देगी, तो ये इस तरह से बड़ी जाती है उसके सूबे के लोगों के साथ। देखिए ये बदकिस्मती से पहले दफा नहीं हुआ है, एक बड़ा मशहूर केस है एंटी करप्शन एंटी टेररिज्म कोर्स का, वो जब मैं पिछली दफा वजीर बना था तब वो सामने आया था और उसमें भी करोड़ों रुपए के इश्तिहार जो हैं वो जाली इस तरह अखबारों में छपवाए गए। उसमें जो है वो जो अदालत है वहाँ के भी कुछ लोग मुलविस थे जो मुलाजमीन थे और हमारे डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग उसके अंदर थे। उस वक्त ये फाइल मेरे पास आई थी जब पिछली दफा वजीर था, तो मैंने उसके ऊपर ये कहा था कि ये केस एंटी करप्शन को भेज दिया जाए, और जब मैं दोबारा आगे बना हूँ तो पता चला फाइल आई, तो उस फाइल को भी मैं तलाश कर रहा हूँ और वो एंटी करप्शन को भेजेंगे, इसकी भी हम इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे। अगर तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है, जो शख्स जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये इस तरह से चीजें नहीं चल सकती हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये एक बड़ी अहम चीज थी और काफी मेरा भी ये फैसला कि इसकी
होनी चाहिए, लेकिन उस पर बहुत सारे इश्यूज थे। और आपको याद होगा जब हमने ये फैसला भी किया तो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और बहुत सारे लोगों की तरफ से भी एतराज़ात आए कि ये जो ट्रैकिंग का निज़ाम है ये पता नहीं किसके कंट्रोल में होगा, और इससे तो हर शख्स की जो एक आपकी ज़ाहिर राय की आज़ादी होती है, एक आपकी मूवमेंट की भी आपको आज़ादी होती है कि आप करें, और उससे फ्री होगा कि आप किसी सिस्टम के अंदर होंगे, उसके अंदर भी आपको मॉनिटर कर रहा होगा कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस किस्म के उसके अंदर इशूज़ थे, लेकिन बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करना चाहते हैं, और भी इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई शख्स ये समझेगा कि मेरी जो मूवमेंट की आज़ादी है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कदम आती है या मैं मॉनिटर होना शुरू हो जाता हूँ, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको भी देखना है। राइट, ये जाती हैसियत में थी या क्योंकि आप भूल जाऊँ तो याद करें। अच्छे लगे ना लगे, पसंद होना आ गया सर, आप हुक्म कर। मेरा ये कहना है कि अगर तो ऐसा कोई फैसला है जिससे लाखों लोग बेघर हो जाए, सैकड़ों आबादियां तोड़नी पड़े, हजारों घर तोड़ने पड़े, बिल्डिंगें गिरानी पड़े, तो कम से कम मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं अपनी वजारत पे जो है करूँ या मैं समझूँ। मैं अदालत के फैसले से तो यही कर सकता है, लेकिन मतलब जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर सकता हूँ, तो वो मेरा अपना फैसला है, किसी हुकूमत का नहीं है। दूसरी बात कमिश्नर साहब देखें, कमिश्नर साहब सरकारी अफसर हैं, उनको अगर अदालत हुक्म देती है कि आप ये जाके काम करें, आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि काम दे सकते हैं, दूसरे अदालतों का जवाब उनसे लेना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐसी जैसे सब बुला बुला के बार बार कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो टालमटोल से काम ले सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा कानूनी रास्ता नहीं था जिसकी बिना पर हम उस डेमोलिशन के अमल को रोक सकते। ये जो हमने अभी ऑर्डिनेंस के लिए भेजा है, इसके अंदर हमने मॉनिटरिंग रखा है कि कुछ अर्से तक जब तक फैसला न कर ले कमीशन किसी आबादी, किसी बिल्डिंग के जायज़ या नाजायज होने का या रेगुलर होने का या ना होने का, तब तक जो अमल है एंटी इंक्रोचमेंट का वो रोक देता है, वो इसके अंदर बन गया है। तो ये कानून अगर आ जाता है तो फिर हमारे पास जवाब है, लेकिन किसी कानून के ना होते हुए अदालत का एक वाज़ेह फैसला है, मतलब आपके सामने जिस किस्म का जैसा अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं उसमें मैं नहीं समझता कि ये होगा। तीसरी बात आपने पूछी कि नेवी को जो ज़मीन दी है, लेकिन आज हमने ज़मीन देने का फैसला किया, इस पर आबादी में 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। आप मुझसे उस वक्त पूछ रहे हैं कि मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमसे कोई भी अगर सरकार से ज़मीन मांगता है, एक उसके अंदर रीज़न देता है कि मुझे इस काम में नहीं चाहिए, हम उसी काम के लिए देते हैं। अगर उसमें कोई गैर कानूनी तामीरात हो जाती है, कोई ऐसा काम करता है जो उस कानून के मुताबिक नहीं करना चाहिए, तो एक्शन आप उस वक्त करेंगे ना जब वो करेगा, अभी तो नहीं कर सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस ले रहा है कि दिफाई मकासद के लिए जो ज़मीन दी गई थी उसके दिफाई मकासद के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज कह रहे हैं ज़मीन तो 2 साल पहले भी चुकी है। मेरा ख्याल है कि इसको भी वक्त पे छोड़े, जब ये उसको इस्तेमाल करें। ये बताइए मादी में पीपल्स पार्टी में जो भर्तियाँ थी एजुकेशन में, वो पॉलिटिकल बिना जो तालीम थी वो तबाह हो गई। अभी IBA के हवाले से भी टेस्टिंग काफ़ी मार्क्स थे वो कम कर दिए गए। अब जो मसीहाई पेशा है मैडम हजरात है आज जो मुकाबी ने फैसला किया है BMC के हवाले से 50% मार्क्स थे 50% दिए गए, इससे तो ये जो मसीहाई पेशा है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये मुसाफिर ये भी बात उठा रहे हैं कि डॉक्टर आजकल को नवाजने के लिए ये फैसला मुकाबला ने किया है। पहली बात तो ये है कि देखिए मैं कि आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि 47,000 टीचर्स हमने मेरिट पर रखे। 47,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम अपने लोगों को नवाजने पे जाते हैं, हम अपने सारे MPA एमएलए को खुश कर देते हैं, हम अगर चाहते हैं, हमने नहीं किया, हमने प्योरली मेरिट पे किया। कोई एक आदमी लेकर आ जाए ये कहे कि मेरा जो है वो मैंने सिफारिश करवाई थी मेरा हो गया या मैंने किसी को पैसे दिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, अच्छा काम किया है। नंबर्स कम करने से जो बैकग्राउंड है वो आपको देख पता कि नंबर इतने कम नहीं हुए हैं जो आप कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर
जो 55% पासिंग मार्क्स थे और 45% हर सब्जेक्ट में हमने रखे थे कि मैथमेटिक्स में आने चाहिए, अंग्रेजी में आने चाहिए, उर्दू में आने चाहिए, इतने आने चाहिए, सिविल में आने चाहिए। अब अगर किसी ने मजमूरी तौर पर 55 नंबर या उससे ज्यादा ले लिए, लेकिन वो जो 45% वाला वेरिएंट था उसमें भी रह गया है, तो वो हमने रिलैक्स किया इसलिए कि जो नंबर्स थे हमारे पास वैकेंसीज के वो पूरे हुए, तो 55 नंबर वाला ही उसमें पास होता है। दूसरा, खवातीन और माइनॉरिटीज, ये दोनों ऐसे तबकात हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आए हमारे इंस्टीट्यूशनों के अंदर, मुलाजमत से मिले ताकि बात आता है। उनको थोड़ा फर्दर हमने रिलैक्स किया है ताकि उनको मजमूरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी एक फर्द को या अपने लोगों को नवाजने की बात की गई है। एक प्रिंसिपल डिसीजन है जिसपे सबको फायदा हो रहा है, जो कि उस के अंदर आ रहा है। बाकी मैं एमडी में बताया डॉक्टर साहब को सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि किसी को नहीं नवाजा गया। ये हमने अपने सूबे की वजह से किया है, क्योंकि 4 साल के बाद अगर ये प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं होता, वो उससे कुछ जो है वो अपनी भर्तियां कर सकते हैं बाहर से, दूसरे प्रोविंसेस से, दूसरी सूबों से मंगा के लोगों को अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के 4 साल बाद ये जो बाहर के सूबों से आएंगे लोग जो यहाँ पढ़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे शॉर्टेज होगी डॉक्टर्स की, उसे कौन भरेगा? वो यही मसला है हुआ है कि पिछली दफा 400 के करीब डेंटल कॉलेजेस में हमारी सीट खाली गई है और मेडिकल कॉलेजेस सारे भर गए थे, लेकिन वो बाहर के दूसरे प्रोविंसेस के बच्चे आके उन्होंने दाखिला लिया। अगर हम ये परसेंटेज नहीं कम करते तो हमारी ये मुसीबत ये है कि 4 साल बाद जब ये डॉक्टर्स दिखेंगे, आज हमारे पास 3500 बेड्स पे एक डॉक्टर है और 350 पे WHO कहता है एक डॉक्टर होना, 850 पे एक डॉक्टर होना चाहिए और हमारे पास 3500 पे एक डॉक्टर है। तो ये आप सोच लें कि हमारे पास अभी भी कमी है डॉक्टर्स की, आगे 4 साल, और ये मुतवातर सिलसिला चलता है। पिछले साल का भी यही किस्सा हुआ था, एमडी कैप की वजह से हमारे जो है सूबे के बच्चे रह गए थे एडमिशन से, और इस साल भी यही होगा। लेकिन ये भी बता दूं कि इससे मेरिट हमने 50% किया होगा एमडी कैप का, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 4-5 साल को रगड़ा खाते हैं मेडिकल कॉलेज में, और 4-5 साल को रगड़ा जो है वो खासा पढ़ाई का जो है प्रेशर होता है बच्चों पे। ये बगैर पढ़ाई के इम्तिहान नहीं पास करके आ जाते हैं, तो ये जो डॉक्टर्स निकलते हैं वो पढ़ लिख के डॉक्टर्स निकलते हैं, और हमें जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ से जो डॉक्टर्स बनते हैं वो आपका इंटरमीडिएट के लेवल पे तो नहीं वो डॉक्टर्स बन सकते, क्योंकि उन्हें पूरी एमबीबीएस की डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद डॉक्टर्स बनेंगे। तो इंटरमीडिएट में अगर 50% का हमने दाखिला दे दिया, हमने एमडी कैट को वेटेज लेके 50% उसका 50% और या उससे ज़्यादा हमने उसका कर लिया इंटरमीडिएट का, तो वो आखिरकार वो भी एक इम्तिहान है जो पास करके आए, और वो पासिंग मार्क्स है। 50% किसी जगह फेल मार्क्स नहीं होते। बुनियादी तौर पर ये जो फैसला हुआ है ये सूबा सिंध के बच्चों के हक में हुआ है। आप सबके इल्म में है कि एमडीकेट के एग्जाम्स में क्या क्या कुछ हुआ। यहाँ के बच्चों से जो एग्जाम्स दिया गया वो इस्लामाबाद के सिलेबस में दिया गया जो उन्होंने पढ़ा नहीं है। ब्रिलियंट बच्चे जिन परसेंटेज 90+ है वो उसमें फेल हो गए हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि 65% जो उन्होंने पासिंग मार्क्स रखे थे उसको हमने 50 कर दिया। दैट्स इट। जो वेटेज है एमडीकेट की वो 50% है, वो इसमें भी रहेगी। तो वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर्स ले लिए हैं उनका एडमिशन जो हो जाएगा, कम परसेंटेज वालों का नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि इससे जो बच्चों की जो क्वालिटी है या जो की जो सलाहियतें हैं पढ़ने की उसमें कोई फर्क पड़ेगा। ये जो अभी ने बताया आपको कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर सीटें खाली रह जाएं और फिर जो आप कह रहे हैं कि किसी को नवाजने के लिए उनके पास तो केपीके से पंजाब से बच्चा कर एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ से डॉक्टर बन के बाहर चले जाते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर एडमिशन सिंध के बच्चे लें ताकि यहीं पे वो नौकरी करें, यहीं पे लोगों की खिदमत करें। अच्छा इसके बाद मुझे पूरी
इसके बाद अच्छा आप चुप हो जाएंगे जी बस ये क्लियर करना है कि दाखिले कब से शुरू हो जाएंगे, इसके लिए कोई तरमीम करेंगे कानून में, या क्या करेंगे, या अभी फैसला हो गया तो उसके बाद ये नोटिफाई हो जाएगा? देखिए इंटरमीडिएट के जैसे बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आ जाती है, अभी सब बोर्ड्स की रिजल्ट नहीं आई है, हम इंतजार करें सब इंटरमीडिएट बोर्ड्स की रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फौरन दाखिला शुरू हो जाएगा। कैबिनेट की आज डिसीजन हो गई, उसके मिनट्स आ जाएंगे और वो नोटिफिकेशन रोटेशन पॉलिसी पे बड़े मना कि ऑफिसर के को रिलीव नथी हुजे बावजूद ऑफिसर रिलीव थी हलिया ये रोटेशन पॉलिसी जेका 3,34,000 जेका है वो जनवरी फरवरी में अचे पई मक़सूद जो ना था कि कोर्ट जे हवाले से सोचे तो कोर्ट वनी तो या सिंध हुकूमत में दी ता छा हुंदी है पॉलिसी ऑफिसर तो चवणी कोन था वठूं हलिया देखिए एक मिनट सुनो आपसे, ये बात मैंने पहले डिसीजन किया कि ये जो इशू है ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान है। हमने किसी ऑफिसर को नहीं कहा कि मत जाओ, हमने किसी को नहीं कहा कि चले जाओ। हम आपको उन रूल्स का हवाला दे रहे हैं 1954 के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी ऑफिसर सूबा सिंध में आएगा या किसी भी सूबे में सिंध में आएगा या सिंध से वफाक में जाएगा या सिंध से किसी और सूबे में जाएगा, उसके लिए कंसल्टेशन होना जरूरी है सूबाई हुकूमत के साथ। ये जो रोटेशन पॉलिसी है ये अभी इन्होंने पिछले साल बनाई है और बगैर मशावरत के बनाई है। या तो सुबह से कंसल्ट कर लिया होगा तो हम उसमें हमारा रोल होता, हमारी राय शामिल होती, तो हम उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। खुद बैठकर एक रोटेशन पॉलिसी बना ली तो उसके मुताबिक हम काम शुरू कर दिया है। तो हम ये समझते हैं कि रोटेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी को आप रूल्स के ऊपर नहीं लागू कर सकते, रूल्स की हैसियत जो है कुछ ज्यादा होती है। तो हमारा एक मौक़िफ़ है तो हम रख रहे हैं। अब अगर कोई ऑफिसर अदालत में जाना चाहता तो क्या उसको रोकेंगे मत जाओ? अगर हमने अदालत में भेजा तो सबको भेजते। तो ये फैसला तो ज़ाहिर ऑफिसर को करना है, वो मुलाजमत कर रहे हैं। समझते होंगे कि शायद कि अगर उनको एक्सप्लेनेशन आ गई तो उनको डर होगा कि कल को हो सकता है कि सस्पेंशन आ जाए, कल को हो सकता है कि टर्मिनेशन आ जाए। तो ज़ाहिर अपनी नौकरियां बचाने के लिए वो कर रहा हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है ना कि आप सूबे के साथ इशू को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। आप उन ऑफिसरों की गतन में बैठ गए कि तुम नहीं जाओगे तो गलत रवैया है। ये रवैया और तरीकेकार है। मशीन की अपोजिशन भरपूर मुखालफत कर रही है और करती चले रही है। ज़्यादा आपने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि वो बाकायदा जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो ईवीएम मशीन के जरिए ही होंगे। तो ये भी कहा है कि दूसरे सूबे भी इलेक्शन होंगे तो वो भी इसी मशीन के जरिए इलेक्शन कराएं। उस बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरे जी के दाना शमीम साहब आपकी वजह से काई में हम बढ़ा दिया गया। एक तो ये ईवीएम जो है ये धांधली की मशीन है, इसको हम कहा है धांधली वाली मशीन। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात जो होते हैं, इंतखाबी अमल होता है, उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के तमाम लोग हैं। उसके स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सेकेंडरी चीज़ें हैं। ना हुकूमत को ये इख्तियार है ना इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तानी कौम और सियासी जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं उनकी मशावरत के बगैर कोई एक तरफा फैसला मुसलत करे कि ये कानून इस पर तुम इलेक्शन लड़ो। हमेशा इंतखाबी कवानीन में कोशिश की जाती है कि ये मुतनाज़ा ना हो और इत्तफाक़ राय से बने। अब अगर हुकूमत तुल गई है कि हमें इलेक्शन दांधी वाली मशीन से कराना ही है, तो भाई जो शक था हमारा कि शायद दांधी कराना चाहते हैं, तो यकीन है ना कि क्यों तुल गए हैं, इतने डीप में से क्यों कह रहे हैं इसी में कराना है? इसलिए कि इनको पता है कि अगर इलेक्शन निस्बतन बेहतर हो गए और कोई और तरीका इनको नहीं मिला तो ये सिर्फ जो दांधी वाली मशीन इनको बचा सकती है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त साबित करेगा कि ये गलत फैसला है जिससे मुल्क को आगे नहीं लेके जाएंगे। जो हमारे मुल्क का इंतखाबी तरीक़ेकार है वो पहले ही मुतनाज़ा है, मुख्तलिफ उसके अंदर हर मरतबा हर इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी आती है। अभी हुकूमत नया कोई तमाशा करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सिर्फ एमपीओ को छोड़कर इस बात पर मुत्तफिक है कि ये धांधली वाली मशीन से जो है कोई इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वो मेरे में नहीं दाखिल है, बताने का तरीके का होता भी इसी पर सुनिए। आपने पंजाब गवर्नमेंट का तो बता दिया कि वो जो है 6,000 सोसाइटी जो है उनको लेगलाइज। सिंध में कितनी सोसाइटियाँ हैं और कितनी जो है ना लीज है और कितनी गैर लीज शुदा है? क्या गैर लीज शुदा की
वो करेंगे, उनको भी रेगुलाइज करेंगे। और मैडम से एक सवाल ये है कि आप 50% में मेडिकल में एडमिशन दे रही है, HEC और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई तनाज़ा नहीं होगा आपका? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने पहले यही चाहा कि एक मुनासिब तरीके से हम उनसे करें। मैंने एक खत भी लिखा, एक वाइस चांसलर्स की कमेटी को भी भेजा उनके पास, लेकिन वो बदल थे कि हम इसी 65% पे रहेंगे। मैं ये भी बता दूँ कि कोविड की वजह से पूरी क्लासेस नहीं हुई हैं जो और इस वजह से भी बच्चे जो है उनकी पढ़ाई का खर्च हुआ है। तो ये कोविड के ज़माने में पहले 63% किया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी बहुत सारे हमारे बच्चे रह गए थे, और इस दफ़ा 65% किया है, उससे तो मज़ीद बच्चे रह जाएंगे। तो ये गलत तरीका है। अगर आप हमसे मशवरा करते और हमारी मजबूरी समझते कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी डॉक्टर्स की, तो ये हरगिज़ वो नहीं करते। लेकिन वो हददर्मी पे उतरे हुए हैं, वो अपनी हददर्मी पे बाकायदा वो अपनी यूनिलैटरल डिसीजन लेते रहेंगे, और हम जो है उसका मुआवजा भुगतेंगे इस सूबे में। और ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोगों की बेहतरी हो और हमारे बच्चे, हमारे उनका करियर बेहतर हो। और बच्चे रो रहे थे, मेरे पास इतने मैसेजेस रोज आते थे बच्चों के कि हम एक स्टूडेंट्स हैं, ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, और हमें इस वक्त ये परेशानी हो रही है कि अपनी क्लास में हमें कम मार्क्स मिले हैं। ये जो दूसरा आपने सवाल किया, देखिए सुबह सिंध में सोसाइटीज का इशू इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कराची की बात करूँ तो यहाँ पे जो इमारत बनी हैं, जो घर बने हैं, उनका मसला है। फिर आप अगर कराची से बाहर निकल जाएँ तो वहाँ सरकारी अराजियाँ हैं, ज़मीनें हैं, जिसके ऊपर 50-50 साल से आबादी कायम हो गई। तो ये नंबर एग्जैक्टली बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका ज़्यादा कॉर्पोरेशन नहीं है। इशू ये है जो सही साहब तव्हां ऑर्डिनेंस जेको आंदो आहे, ऑर्डिनेंस आणण जो मक़सदु इहो आहे त ही जेका एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम आहे उहा तकिड़ो बंदि थिए ऐं माण्हुनि जा घर ॾहण खां बची पवनि, मसइला बि बची पियो जेको बि। पर हाणे गवर्नर साहब ऑर्डिनेंस पढ़ण खां अॻु में ई उनखे रद्द करे चुको आहे। यकीनन उहो ऑर्डिनेंस ईंदो, उहो रद्द थींदो, उन खां पोइ तव्हांजी हिकमत अमली छा हूंदी, इजलास सॾायो वेंदो, इजलास में पास थींदो, वरी गवर्नर वटि ईंदो, वरी गवर्नर उनखे रद्द कंदो। ही महीने ॾेढ जो प्रोसेस है, तेसीं ताईं माण्हुनि जा घर किरंदा, तव्हां वटि तकिड़ो वरी जो हल कयो आहे। लेकिन हम आइन में जो तरीके का दिया गया है उसको बाईपास तो नहीं कर सकते ना, उसके मुताबिक चलेंगे। ये जो पीटीआई के लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, अगर ये अपना दिखा रहे हैं तो अच्छी बात ये है कि लोगों को इनका असली चेहरा सामने नजर आए और उन्हें ये पता चलेगा कि कौन है वो लोग जो उनके घरों को बचाना चाहते हैं और कौन है वो लोग या कौन सी वो जमातें जो उनके घरों को अगर बचाने की कोशिश की जा रही है तो उसको रुकावट डालेंगे। मैडम इस वक्त आपकी मौजूदगी में इस वक्त अफवाहें बड़ी गर्दिश करें कि अफ्रीकन वेरिएंट के हवाले से दोबारा से भी कुछ कारोबारी मराकज बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, इस सब का सिचुएशन क्या है और हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी क्या है? नहीं, अभी तो हम किसी लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, और लॉकडाउन अभी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास केसेस अभी नहीं बढ़े हैं। केसेस उतने हैं 4.5% पाकिस्तान में केसेस की शरह है, और ये केसेस जो है हम जो है सिर्फ एहतियात कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनें, हाथ धोएं और जो है हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें और जो है समाजी दूरियां करें, लेकिन और बड़ी भीड़ में जमा न हो। और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनमें हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो शुरू करवा दिया है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की जो बाहर से आ रहे हैं, और अगर किसी को शक हो जाता है कि बुखार है तो उसका PCR करवा देते, उसे आइसोलेशन में डाल के PCR कराते हैं 24 घंटे में PCR करके, और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है फिर उसे हम क्वारंटीन कर रहे हैं। तो वही तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बचाव का, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि खैर हो जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि ये वेरिएंट जो है इसमें अमवात कम हुई है, और जो है ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन अमवात कम हुई है। तो इसमें ज़रा सा हमें जो है सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और मैं फिर कहूँगी कि आपने अगर एक डोज लगाया हुआ है वैक्सीन का तो दूसरा डोज जरूर लगाएं। थैंक यू।